हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? मस्त एकदम। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज हम नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। पॉलिटी की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी हिंदी के अंदर, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले पाँच सात प्रोविजंस पढ़ा दिए हैं। आप लोग जाकर के उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप प्लेलिस्ट या तो मेरे चैनल के अंदर डालोगे, सीधा डालोगे सुमित सर जी के क्लासेस पॉलिटी, तो आपको सारी क्लासेस एक साथ ही देखने को मिल जाएंगी। चलो, तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को जान लेनी चाहिए, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा आपकी क्या हो सके, बिल्ड हो सके। देखो, भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति नॉर्मली कहाँ से आया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है राष्ट्रपति का? तो ये कॉन्सेप्ट उठाया है हम लोगों ने यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। पर वहाँ के राष्ट्रपति में और भारत के राष्ट्रपति के बीच में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा क्या, बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो समझो। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है उसको सिर्फ नाम की पावर दी गई है, नाम की पावर है। इसकी सारी की सारी पावर जो है वो कौन हैंडल करता है? उसको हैंडल करने का काम करता है मंत्री परिषद। ठीक है, और उनका हेड कौन होता है? पीएम। तो पीएम जो होता है वो हमारे यहाँ पर रूल करता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। यानी उसकी पावर तो है, सारे काम तो इस व्यक्ति के नाम पे ही चलेंगे, इस आदमी के नाम पे ही चलेंगे, बट ये काम कोई करेगा या नहीं करेगा ये बात कौन डिसाइड करेगा? मंत्री परिषद और पीएम। क्लियर है यहाँ तक बात? इस बात में तो बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में जो बेसिक फ़र्क है वो ये क्या है कि यहाँ पर जो पावर है, स्पेशली जो पावर है, ठीक है, उसका बंटवारा हुआ पड़ा है। यानी कि अगर विधायिका की बात करें, यानी जैसे हम बात करते हैं किसकी, संसद की, तो जो अमेरिका की संसद है उसमें राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है, पर हमारी संसद का एक्सक्लूसिव पार्ट है कौन? आपका राष्ट्रपति। दूसरा हमारे यहाँ पर कार्यपालिका। अच्छा, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति है, पर अमेरिका के अंदर सिर्फ कार्यपालिका में ही है। अच्छा, तीसरी चीज न्यायिक व्यवस्था, यानी न्याय व्यवस्था यानी न्यायपालिका। अब देखो, न्यायपालिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना भी किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के। तो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं पावरें जो है एक दूसरे से क्या हुई पड़ी हैं? मिक्स हुई पड़ी हैं, खिचड़ी सी बना रखी है। जबकि अमेरिका के अंदर एक खिचड़ी नहीं बनी हुई है, वहाँ पर क्या है? सेपरेट दाल अलग बना रखा है, चावल अलग बना रखा है, क्या कहते हैं, सब्जी अलग बना रखी है। हमने तीनों मिक्स कर दी है, हमारे यहाँ पे खिचड़ी सी बना रखी है। इसीलिए हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, या पावर को अलग करने का प्रोविज़न नहीं डाल रखा है, क्योंकि भारत एक अपने आप में यूनिक कंट्री है और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से चलानी पड़ी। ठीक है, और क्योंकि हमने ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कर रखा है, हमारा खुद का कुछ खास बनाया हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सब जगह से क्या कर ली, चीज़ों को बोरो करते चले गए। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं, समझते हैं एक एक करके। देखो, इस वीडियो के दो पार्ट आने वाले हैं। एक पार्ट में तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे अबाउट द राष्ट्रपति, और सेकंड के अंदर हम इसके पावर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ रहे हैं, आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो उसकी पावर को बढ़िया से डिस्क्राइब करते हुए आएगी। क्लियर है बात? चलो, तो भारत का जो संविधान है, संविधान का भाग जो 5 है, और उसमें भी आर्टिकल 52 से लेकर के जो 78 तक है, वो किसके बारे में बात करता है? कार्यपालिका के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर बच्चों समझना कि पहले तो ये समझ लो कि कुछ लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि कार्यपालिका होती क्या है। कार्यपालिका वो होती है जब संसद या फिर विधानसभा जो कानून बनाती है, ठीक है, उस कानून का पालन करवाना, ठीक है, या उसके हिसाब से काम कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यपालिका की होती है। कार्य को करवाने वाली, ठीक है ना, कार्य को करवाने वाली, देश को चलाने वाली जो चीज़ है उसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। अब ये दो स्तर पर है, एक राज्य के स्तर पर है और एक आपके संघ के स्तर पर है। अगर हम राज्य के स्तर पर बात करेंगे तो वहाँ पर कौन आ जाता है? वहाँ पर आपका चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, ठीक है, ये आपके राज्य के स्तर पे आ जाते हैं। जबकि संघ के स्तर पे क्या आता है? आपका पीएम, आपका राष्ट्रपति, ये आपका क्या है? संघ के स्तर पे आता है। होप इट इज क्लियर टू यू।
क्लियर हो रही है बात? राष्ट्रपति पूरे देश के लिए राष्ट्रपति है, जबकि राज्यपाल एक राज्य 2 राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। क्लियर है यहाँ पर बात? ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कि संघ की कार्यपालिका के अंदर, जो संघ की कार्यपालिका है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति है जो आर्टिकल 52 के अंदर आता है, आपका उपराष्ट्रपति है जो आर्टिकल 62 के अंदर आता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है 74-75 में आता है, और महान्यायवादी है जो आर्टिकल 78 में आता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने आपका ये कंप्लीट कर लिया उपराष्ट्रपति, हमने आपका महान्यायवादी पढ़ लिया है। हम अब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पर? अब हम बात करते हैं कि एक देश के अंदर अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है, अगर मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मेरा मन है कि भाई राष्ट्रपति बन जाए, तो ऐसे क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए? तो भाई सबसे पहले तो मेरे पास बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा जी, राष्ट्रपति के चुनाव तो लड़ सकते हैं, नागरिकता के बारे में कहाँ पर बात की गई है? तो अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं, कहाँ से कहाँ तक की? 5 से 11 तक की, जहाँ पे बात करी गई है नागरिकता की, तो आप क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाएंगे। राष्ट्रपति बन सकते हैं, बन तो नहीं जाएंगे, बन सकते हैं। क्लियर है बात? भाई जाहिर सी बात है ना, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के आदमी को थोड़ी ना अपना राष्ट्रपति बना लेंगे, वो तो फिर अपने देश के बारे में ही सोचेगा। उसके बाद एक चीज़ देखो, दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जो है वो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी बात याद रखना, समझ लो। अभी तो मैं इतना ही सिंपली बात में समझा देता हूँ कि एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि सपोज करो एक आदमी दिल्ली रहता है, ठीक है, और इंडिया भी है, इंडिया, फिर उसके अंदर क्या आता है? दिल्ली। तो दिल्ली की एक अपनी नागरिकता होनी चाहिए, इंडिया की एक अपनी नागरिकता होना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नागरिकता है, दिल्ली की व्यक्ति की कोई नागरिकता नहीं है। अमेरिका के अंदर है ऐसा, ठीक है ना। जैसे आप कैलिफोर्निया में रहते हो तो कैलिफोर्निया की नागरिकता अलग होगी और यूके की क्या कहते हैं आपका, यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता अलग होगी। अच्छा, उसे 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? अपनी पूर्ण कर चुका हो, 35 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो उसकी। दो बातें, यानी जवानी जा चुकी हो, ठीक है, और वो देखो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हम ये नहीं कह रहे कि बनना ही चाहिए। और लोकसभा की उम्र कितनी है? 25 साल, कि अगर वो 25 साल से ऊपर का है तो बन ही सकता है। ठीक है, जो जो लोकसभा के एक सदस्य को बनने की योग्यता चाहिए, सारी योग्यता तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उम्र 35 साल होनी चाहिए। और हमने बोला देखो भाई लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो मतलब कि भाई कोई सरकारी जॉब पे ना हो। अब सरकार का मतलब क्या? राज्य सरकार भी चल जाएगा और केंद्र भी चल जाएगा। केंद्र सरकार के अंदर भी नहीं होना चाहिए और राज्य सरकार के अंदर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर लाभ के पद पर है तो फिर वो मतलब, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक क्या माना जाता है? जन कल्याण का पद माना जाता है। और एक बात और बोली गई यहाँ पर कि भाई अगर आप क्या कहते हैं लाभ के पद पर हो और आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपको अपना पहले क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, रिजाइन करना पड़ेगा आपको। पर कुछ चीज़ों को राष्ट्रपति के क्या रखा गया कि आपको किस कंडीशन में, आपको कुछ कंडीशंस में क्या रखा गया है कि आप क्या नहीं बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति नहीं, मतलब सॉरी, आप क्या नहीं माना जाएगा, इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्या क्या? अगर आप राष्ट्रपति हैं या आप उपराष्ट्रपति हैं या आप राज्य के राज्यपाल हैं या संघ या केंद्र के अंदर मंत्री हैं, तो हम आपको क्या नहीं मानेंगे? हम आपको लाभ के पद नहीं मानेंगे। हम इसको मानते हैं कि जन कल्याण के लिए किया जाने वाला काम है। इसलिए आप राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हो। आप उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हो। क्लियर है बात? क्योंकि इसका पीछे का कॉन्सेप्ट ही बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप लाभ का पद उसे मानेंगे जिससे आपको पर्सनली बेनिफिट होता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे पद जो हैं वो देश कल्याण के लिए हैं, वो लाभ का पद नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात? चलो अब बात करते हैं। चलो हमने ये बात क्लियर कर ली कि भाई आप राष्ट्रपति बनोगे कैसे। अब हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, चुनाव कैसे जाएगा, उसको चुनेंगे कैसे, निर्वाचन कैसे होगा उसका। तो उसके निर्वाचन की जो प्रोसेस है उसको लिखा गया किसमें? आर्टिकल 54 के अंदर। तो देखो, राष्ट्रपति क्योंकि पूरे देश का क्या है, पूरे देश पर राज करता है, पूरे देश के लिए है, तो उसके चुनाव में सभी लोग भाग लेते हैं। कौन कौन?
संसद भाग लेगी, संसद के दोनों सदन, और दोनों सदन कौन कौन से बच्चों? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है जी। और इसमें भी सिर्फ कैसे? निर्वाचित सदस्य। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना। बेसिकली सदस्य दो तरीके के हैं, एक जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, अब इलेक्शन चाहे आम इलेक्शन हो, चाहे उनको क्या करा गया हो, उनको चाहे एमएलए एमपी द्वारा ही चुना गया हो, और दूसरे वो सदस्य आते हैं जिनको क्या करा जाता है? नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेटेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो नॉमिनेटेड सदस्य कितने होते हैं? आपको पता है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को क्या करा जाता था? नॉमिनेट करा जाता था। उनको अब हटा दिया गया, उस पद को ही हटा दिया गया है। तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर कौन रहा है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात। अब जब राष्ट्रपति इसको नॉमिनेट कर रहा है, इसको जगह दे रहा है, तो ये किसके फेवर में होंगे? राष्ट्रपति के फेवर में होंगे। तो भैया इनके लिए तो क्या कर देगा? बोलेगा ना कि मालिक तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, वोट का बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो ये भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं इनके पक्षपात करने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इनको क्या करा जाता है? मना कर दिया जाता है। बोला बबुआ तुम तो नहीं आओगे। क्लियर है बात एक। दूसरी बात, राज्य विधानसभा, क्योंकि देश का है तो संसद ही नहीं और राज्य के भी लोग आएंगे, तो राज्य विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ कैसे? निर्वाचित सदस्य। और क्योंकि जिसके पास विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश में भी जिसके पास क्या है? विधानसभा है, वो भाग ले सकता है। और उसमें कौन कौन है? दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी के भी विधानसभा से लोग आएंगे, पर वो भी सिर्फ कैसे? निर्वाचित, कि जिनका निर्वाचन हुआ है। ये सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुना जाता है। ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति का होता है चुनाव, पर राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती। क्यों नहीं करती है? आम जनता क्यों नहीं करती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का पद है। ठीक है, राष्ट्रपति रियल पावरफुल नहीं है। रियलिटी में तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद काम करता है। तो लोगों के द्वारा तो सिर्फ उसे चुनना चाहिए, खर्चा उसके लिए करना चाहिए ना, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। राष्ट्रपति रियल रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, इसलिए इसके चुनाव आम ना करवा करके इसके चुनाव कैसे करवा दिए गए? जिनको हमने चुन करके भेजा है उनको, उन लोगों ने राष्ट्रपति को चुन लिया है। क्लियर है बात यहाँ पर? बहुत बढ़िया। चलो, राष्ट्रपति की शपथ। अब भाई एक बंदा राष्ट्रपति बन गया, उसने राष्ट्रपति पद ले लिया, अब क्या होगा? अब उसने राष्ट्रपति का पद अगर ले लिया है तो उसको लेनी पड़ेगी शपथ। ठीक है जी। और ये शपथ कहाँ पर लिखी हुई है? तो ध्यान रखना, ये शपथ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 60 के अंदर। आर्टिकल 60 बोलता है कि एक राष्ट्रपति को अपने ऑफिस में जाने से पहले, ऑफिस में एंट्री करने से पहले शपथ लेनी पड़ेगी। अच्छा, और ये शपथ कैसी होती है? गोपनीयता की। किस चीज़ की गोपनीयता? कि भाई जो भी काम मेरे तक आएगा वो मैं अपनी मंत्रिपरिषद या फिर अपनी सोच के हिसाब से करूँगा, उसको दूसरों से रिवील नहीं करूँगा। क्लियर है बात? कि भाई बहुत सारे सीक्रेट काम चल रहे होते हैं ना, जो सबको बताना जरूरत नहीं होती उसकी। क्लियर है बात? चलो, तो देखो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या करता है? आपका शपथ देता है, शपथ देता है, मतलब उसको शपथ दिलाता है। और वो कौन होता है? सीजीआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उसको शपथ दिलाएगा। पर किसी कारण से वो एब्सेंस है, वो है नहीं, तो आपके वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? उसके पद की शपथ दिलाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अगर इसको गलती से त्यागपत्र देना है, भाई इसका लग रहा है दिल नहीं लग रहा, कि भाई मतलब नहीं लगता है मन बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ी है, राष्ट्रपति भी बन के छोड़ के देख लेते हैं, कूल हो जाते हैं। ठीक है, कूल बनने के लिए, कूल डूड बनने के लिए, या फिर मान लो किसी कारण से देना पड़ रहा है, या मंत्रिपरिषद बोल रहा है ऐसा सुनो इससे पहले हम तुमको हटाएं, तुम खुद छोड़ के भाग लो। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और ये अपना त्यागपत्र देता किसको है? याद रखना, उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत इस बात में? चलो, अब आ जाते हैं, बात करते हैं कितने सालों तक भाई साहब ऑफिस में रहेंगे। तो भाई साहब जो हैं वो ऑफिस में रहेंगे 5 सालों तक। जिस दिन से ये पीएम बनते हैं, जिस दिन से क्या बनेंगे, सॉरी, राष्ट्रपति बनते हैं, उस दिन से लेकर के और अगले 5 सालों तक, ठीक है, ये क्या रहेंगे? राष्ट्रपति रहेंगे। दूसरी बात, री इलेक्शन भी हो सकता है। री इलेक्शन की भी यहाँ ध्यान रखना, भारत के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर सिर्फ एक प्रेसिडेंट 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, भारत के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आप कितनी मर्जी उतनी बार क्या बन सकते हो? पीएम बन सकते हो। क्लियर है बात? तो इसका काम 5 साल तक के लिए होता है, 5 साल तक पद ग्रहण करेगा। जो मैक्सिमम पीरियड ये ग्रहण कर सकता है पद को, वो 5.5 साल कर सकता है, क्योंकि 6 महीने एक्स्ट्रा ले सकता है
पर 6 महीने के अंदर अंदर ही दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो जो राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना टाइम तक खाली रखा जा सकता है, 6 मंथ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, अगर 6 मंथ में सर इलेक्शन नहीं हुए तो? अरे मजाक थोड़ी नहीं चल रहा, इलेक्शन करवाना ही काम है, इलेक्शन ही नहीं होंगे ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ, अगर मान लो आपातकाल वगैरह लग गया तो उसका पीरियड अलग से बढ़ जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पद की शर्तें, अगर मैं राष्ट्रपति हूं तो मुझे क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो भाई देखो, एक तो ये बात बोली गई कि अगर आप राष्ट्रपति हो तो हम ये मानते हैं कि आप ना तो संसद और ना विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर आप सदस्य हो गए तो आपके पास जो बिल आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के आप क्या हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं पक्षपात कर जाओगे, क्योंकि अगर आप संसद या विधानसभा के सदस्य हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, ठीक है, और किसी पार्टी से जुड़े हो तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी से भी जुड़े हुए हो, और उसकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए तो फिर आप देश के कैसे हो गए। बात समझ में आ रही है? आप तो देश के राष्ट्रपति हो ना, और अगर देश का राष्ट्रपति है तो किसी एक पार्टी से कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है। क्लियर है बात? दूसरी बात कि लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा रहने के लिए, ठीक है, वो भी उसके लिए भी आपको क्या नहीं देने की जरूरत है, रेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सारा रेंट कौन बियर करेगा, भारत सरकार। अच्छा, संसद जो आपको भत्ता देगी या कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त करेगी वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो आपका काम है, मतलब जितने टाइम तक उसको सैलरी देनी है, वो सैलरी एक बार जो फिक्स हुई है वो 5 सालों के बीच में तो कभी भी कम नहीं करी जा सकती। एक बात और याद रखना, और जो इस समय सैलरी है राष्ट्रपति की वो 5 लाख रुपए है। क्लियर है बात? यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात समझाने वाली है। क्लियर बात? और भी कुछ फायदे हैं कि जैसे आपको जैसे कोई क्राइम कमिट कर दिया किसने, आपके राष्ट्रपति ने, तो 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा, और जब वो अपने पद को छोड़ेंगे उसके बाद ही उन पर क्रिमिनल केसेस चल सकते हैं, उससे पहले क्रिमिनल केसेस नहीं चल सकते। राष्ट्रपति के काम पर, जो राष्ट्रपति ने एज अ राष्ट्रपति होकर के काम करा है, उस काम पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है, वो किसी भी जुडिशरी से बाहर है, जुडिशरी क्या कह सकते हो आप, जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पर आगे प्रधानमंत्री अपना पद, राष्ट्रपति अपना पद कब कब छोड़ सकता है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है। सबसे पहले तो वो भैया अपना त्यागपत्र दे सकता है कभी भी। मान लो भाई राष्ट्रपति की वाइफ ने कहा कि देखो ये नौकरी मुझे पसंद नहीं है, तुम बहुत बिजी रहते हो, मेरे लिए टाइम नहीं मिलता, तुझे मैंने प्यार नहीं करते। उन्होंने बोला ऐसा तेरे लिए तो 500 नौकरियां कुर्बान है, ये भी छोड़ देंगे, टेंशन फ्री रहो, और इन्होंने नौकरी क्विट कर दी। तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे के आएंगे? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है बात? क्योंकि जैसे ही त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति काम करेगा एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्लियर है बात? कार्यकारी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने लगेगा। अच्छा, कार्यकारी राष्ट्रपति के, इसमें भी देखो हमारे क्या कहते हैं प्रोविजन और अमेरिका के प्रोविजन में फ़र्क है। वहाँ यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना टाइम तक काम कर सकता है? 6 महीने तक। पर जबकि आपके क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर वो जब तक काम करता है जब तक उसका क्या हो जाता है, नहीं है, टाइम पूरा नहीं हो जाता। टाइम मतलब मान लो अगर 2.5 साल ही अभी राष्ट्रपति को हुए था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो बचे हुए 2.5 साल कौन पूरे करेगा? उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति पूरे करेगा। अच्छा, कार्यकाल समाप्त हो जाए तब वो अपना पद छोड़ सकते हैं, मृत्यु हो जाए उनकी, ठीक है, राष्ट्रपति रहे नहीं, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया की वजह से जो आर्टिकल किस में लिखे हुए, हम इसके ऊपर बात करेंगे, आर्टिकल 61 के अंदर। अच्छा, और कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 कहता है ये बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो इलेक्शन हुआ उसमें गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ और इलेक्शन का तरीका बहुत अवैध था, गलत था, ठीक है, वहाँ बना दिया गया है, बेवकूफ़ बना दिया गया है, और उसने अब इलेक्शन को ही क्या कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया, वॉइड घोषित कर दिया, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये वो सारी कंडीशन है जहाँ पर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है, और राष्ट्रपति जब अपना पद छोड़ देता है तो उसके पद पर बैठता है उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके पद पर बैठेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो उसके पद पर सीनियर मोस्ट जज बैठेगा। आप कह रहे वो भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ देश में सब लोग चले कहाँ गए, मुद्दा ये भी तो है, सब कहाँ चले गए। क्लियर हो ये बात यहाँ पर? बहुत बढ़िया। चलो जी, अब महाभियोग की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं, क्या है ये। हालांकि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली क्योंकि बहुत बहुत टफ है। पर ध्यान से समझो कि या तो लोकसभा
या फिर राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी को भी ये लगता है कि राष्ट्रपति जो काम कर रहा है वो संवैधानिक नहीं है, संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड करा कि हमें अपने राष्ट्रपति को हटाना है। बहुत बढ़िया, हटाने का तरीका मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने का तरीका लोकसभा से शुरू हुआ। तो लोकसभा के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भाई 1/4 लोग, 1/4, 1/4 सदस्य, ठीक है, सदस्य इस बात की घोषणा करेंगे, नोटिस देंगे कि भाई हमें ये राष्ट्रपति हटाना है, इस पर महाभियोग की प्रक्रिया को चलाना है। हमें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इसके काम गैर संवैधानिक हो रहे हैं। गैर संवैधानिक को कभी डिफाइन तो नहीं करा है, बट ये मान सकते हो कि वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की बात ना माने तो वो गैर संवैधानिक ही हो गया, ठीक है। क्योंकि संविधान का 42 अमेंडमेंट यही कहता है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा वो उसको माननी ही माननी है। तो मान लो नोटिस भेजा जाता है, और नोटिस भेजना, और नोटिस कितने दिन के लिए, कितने दिन के अंदर भेजना है, 14 दिन पहले भेजना है। मान लो 1/4 सदस्यों ने बोला कि ठीक है भाई आपको हटाना है, नोटिस गया, और उसके बाद 2/3 विशेष बहुमत की बात हो रही है, 2/3 बहुमत मिला और उन्होंने कहा कि हाँ, यस बोल दिया कि हाँ भाई इनको हटाना है। तो उसके बाद ये बात कहाँ पहुँचेगी, उसके बाद बात आ जाएगी राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर भी अगर 2/3 बहुमत पास हो जाता है कि हाँ भाई हटा दो इनको, तो भाई उसके बाद आपका राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देगा। बहुत ही क्लियर सी बात है क्या कि लोकसभा के अंदर अगर स्टार्ट हो रहा है तो 1/4, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो रहा है तो 1/4, कहीं से भी स्टार्ट होगा, 1/4 से स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद लोकसभा में से इसे 2/3 से पास करवाया जाएगा। अगर ये भी पास हो जाता है तो राज्यसभा फिर से जांच करेगी, और राज्यसभा को लगता है कि हाँ भाई ये सही है और उनके भी 2/3 सदस्य मान जाते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ पर। यहाँ इसको और लिखा हुआ समझ सकते हो स्टेटमेंट वाइज, क्या क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर से, अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो। पहली चीज कि महाभियोग के अंदर आरोप लग सकता है, और किसी भी सदन से, मैंने आपको बता दिया कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और बोलेंगे कि हमें इस राष्ट्रपति को हटाना है, इन पे महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है। पर कितने दिन पहले लल्ला, 14 दिन पहले, ठीक है। और महाभियोग में प्रस्ताव 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है। 2/3 मतलब दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात। अच्छा, दो बातें बहुत ध्यान से याद रखना, दो बातें बहुत ध्यान से याद रखना, पेपर में आती है। पहला कि नामांकित सदस्य, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जो इलेक्शन में भाग नहीं लेते पर महाभियोग के अंदर भाग लेते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हमने बात कही थी ना, नामांकित सदस्य नहीं लेते, पर ये यहाँ पर भाग लेते हैं। और राज्य विधानसभा और दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्य भाग ही नहीं लेते, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो नामांकित हो, दोनों के दोनों भाग नहीं लेते। जबकि आपको पता है कि हम जब इलेक्शन करवा रहे थे तो ये दोनों लोग वहाँ पर थे। क्लियर है बात। यहाँ पर कोई इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न दिया नहीं है, तो बस आप इसको इतना से समझ सकते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इस बात में। चलो, तो ये था अब तक का टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना था। कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राष्ट्रपति की शक्तियां। ऐसा क्या है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। पहला, उसके पास कार्यकारी शक्तियां हैं। कहाँ है मेरा मार्ग, हाँ जा। उसके पास कार्यकारी शक्तियां हैं। दूसरा, विधायिकी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां हैं। इन सबको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ। फिर तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, तब तक के लिए बाय। अपना रखो ध्यान बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।